हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एन स्क्वायर क्लासेस। मैं हूं नवीन यादव और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन चैप्टर का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन में यानी वन फंक्शन है या मैनी वन फंक्शन है या हमारा फंक्शन ऑन टू है या हमारा फंक्शन इन टू है, उन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। साथ में जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट जिनकी हेल्प से हम फंक्शन को देखते ही ये बता पाएंगे कि ये जो फंक्शन है ये वन है या नहीं है, या मैनी वन है या नहीं है। ठीक है, इस टाइप से आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी साथ के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की। देखिए, फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट टाइप वन फंक्शन। क्या है वन फंक्शन, कि किस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, वन फंक्शन कहेंगे। एक तो पहले थोड़ा सा माइंड उसको रिवाइज कीजिए। देखो, हमने फंक्शन की डेफिनेशन कैसे की थी कि भाई प्रत्येक बच्चे के पास एक माँ होनी चाहिए। ये हमने किसकी डेफिनेशन की थी, फंक्शन की डेफिनेशन। तो वन क्या कहता है कि प्रत्येक बच्चे की एक माँ होनी चाहिए और वो अलग से होनी चाहिए, यानी दो बच्चों की सेम माँ नहीं हो सकती। यानी जितने भी बच्चे हैं सबकी क्या होनी चाहिए, अलग अलग मदर होनी चाहिए। जैसे ये एलिमेंट इसके साथ में लिंक है, ये इसके साथ में लिंक है, इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पर लिंक है, इसको मान लेते हैं यहाँ पर लिंक है। यानी जितने भी ये बच्चे थे, जितने भी ये चाइल्ड सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट थे, उन सब का लिंक है मदर के अंदर। इट मीन्स ये फंक्शन हो गया, लेकिन उन सब का अलग अलग है, यानी अलग अलग बच्चों का अलग अलग है। या ये कहें कि किसी भी माँ के पास दो बच्चे नहीं हैं, किसी भी माँ के पास दो या दो से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, वन फंक्शन। क्या बोलते हैं, वन फंक्शन। ध्यान रखिएगा, वन फंक्शन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, अब एक ट्रिक तो यहीं से निकल के आ गई। देखो, अगर मैं ये कह दूं कि मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, नेचुरल नंबर टू से 0 to 4 का ये सेट लिया, तो क्या ये वन फंक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? वन फंक्शन के लिए जो मदर सेट है उसकी जो कार्डिनलिटी है, या से कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, अगर मैं इसको b कहता हूँ, इसको a कहता हूँ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, या से कि ऑर्डर ऑफ सेट b मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेट a। ये मेरी क्या आ गई, पहली कंडीशन आ गई है। अगर कुछ ऐसा साथ में गिवन है, अगर ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है, तो पहले ही बता दो ये वन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हैं। अब सबका उधर लिंक होना जरूरी है। यहाँ पर कितने बनाओगे? और इसमें भी आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर भी 0 to 4 में भी ये बोलिए कि ये बिलोंग्स टू इंटीजर हैं। अब और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाएगा, क्योंकि अगर 0 to 4 उठाते हैं तब तो इनफाइनाइट मैनी हो जाते हैं। यानी इसको थोड़ा सा मैं रीचेंज कर देता हूँ। यहाँ पर जो मैंने एलिमेंट लिया उसके अंदर मैंने ले लिया 0, 1, 2, 3 और 4। बात को समझिएगा, यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स को फिक्स कर दिया और मैंने बता दिया कि इसमें तो 5 ही एलिमेंट हैं। अब अगर इसमें एलिमेंट कम हो गए तो यहाँ पर जितने एलिमेंट हैं सबको उधर इमेज तो बननी ही बननी है। वन फंक्शन क्या कहता है कि सबकी इमेज कैसी होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। इनफाइनाइट को अगर 5 के साथ में लिंक करेंगे तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, यानी एक कंडीशन तो यही हो जाती है कि वन फंक्शन के लिए जो ऑर्डर है किसका, फर्स्ट सेट का, यानी चाइल्ड सेट का जो ऑर्डर होता है वो या तो इक्वल हो या लेस होना चाहिए, किससे, मदर सेट से। क्लियर? और ध्यान रखिएगा, वन फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। लेकिन अब बात आ गई क्वेश्चंस में, कि क्वेश्चंस में तो हम ऐसे नहीं बोल सकते ना। कई बार क्वेश्चंस को तो आपको ऐसे नहीं देगा, आपको मान लो कि ऐसे दे देता है R to R और f of x कोई भी फंक्शन दे देता है से 3x + 2। क्या दे देता है, 3x + 2, और पूछ लेता है बताइए कि ये फंक्शन जो ये वन होगा या नहीं होगा। तो देखो, अब दोनों चीज़ें करेंगे, एक तो साथ में कि इसको शॉर्ट में कैसे सोल्व करेंगे, और दूसरा बुकीज लैंग्वेज में इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बुकीज लैंग्वेज पे बात करेंगे। बुकीज लैंग्वेज क्या कहता है, अगर मुझे किसी फंक्शन को वन दिखाना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, मैं लेट कर लेता हूँ
कि दो एलिमेंट किसके, इमेज सेट के यानी मदर सेट के दो एलिमेंट इक्वल हैं, ऐसे मैं मान लेता हूँ, ठीक है। मैं लेट करता हूँ कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, और यहाँ से मैं दिखा देता हूँ इसको सिंप्लीफाई करके कि x1 और x2 भी क्या है, इक्वल है। अगर मैंने दो इमेज सेट के अंदर दो एलिमेंट सेम लिए तो उनके रिस्पेक्ट में मैंने दिखा दिया कि जो मेरे एलिमेंट थे किसके, एक्स सेट के यानी कि ए सेट के, या ये कहें कि चाइल्ड सेट के, वो भी क्या थे, इक्वल थे, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये फंक्शन कैसा है, 1-1 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये, 1-1। सेकेंड प्रोसीजर हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ केसेस में तो हम बुक लैंग्वेज में इसको ही फॉलो करते हैं, लेकिन एक और टर्म होती है जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि मैं लेट कर लेता हूं कि x1 डज नॉट इक्वल टू x2, x1 डज नॉट इक्वल टू x2। तो इसके रिस्पेक्ट में मुझे शो करना होता है कि f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। यानी अगर फर्स्ट वाले एलिमेंट से सेट उठाए हैं तो वो अनइक्वल उठाने पड़ेंगे और उसके रिस्पेक्ट में मुझे अनइक्वल इमेज दिखानी पड़ेंगी। लेकिन अगर इमेज वाले से उठाएंगे तो इक्वल वाले उठाएंगे और उसके रिस्पेक्ट में एलिमेंट इक्वल शो करते हैं, ठीक है। बुक में मेनली इसको फॉलो किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। थर्ड टेस्टिंग भी होती है जो होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में भी आप पर्टिकुलर वर्ड यूज कीजिए, हॉरिजॉन्टल ग्राफिक, हॉरिजॉन्टल लाइन मेथड, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग। एक लाइन टेस्टिंग हमने किस में किया था, फंक्शन जब स्टार्ट हुआ था तभी किया था, जिसको बोला था वर्टिकल लाइन टेस्टिंग। देखिए अगर मैंने ग्राफ बनाया कुछ इस टाइप से, दोनों चीज़ों को समझिए, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट जब हम करते थे तो ये तो किसकी डेफिनेशन देता था हमें, फंक्शन के लिए, कि अगर मेरा वर्टिकल यानी जो मैंने वर्टिकल लाइन पास आउट की अगर वो सिंगल पॉइंट पे कट करके निकल गई तो मैं उस जो ये कर्व होगी उस कर्व को मैं क्या कहूँगा कि वो फंक्शन है, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहती है, अगर आपने हॉरिजॉन्टली कोई लाइन पास आउट की, हॉरिजॉन्टली कोई लाइन पास आउट की, अगर वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कर्व को कट करके निकल गई तो वो फंक्शन 1-1 नहीं हो सकता। एक से ज़्यादा पे कट कर गई तो 1-1 नहीं होगा। यानी 1-1 किस केस में बनेगा, मान लीजिए मेरा ग्राफ कुछ इस टाइप से है, यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको ऐसे कीजिए ताकि, अब यहाँ पे कहीं से भी लाइन पास आउट कर दीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन, वो क्या करेगी, एक सिंगल पॉइंट पे कट करके निकल जाएगी। यानी जब हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पे कट करके निकल जाए तब वो फंक्शन क्या होता है, 1-1 फंक्शन होता है। ये किसका केस है, 1-1 का केस है, ठीक है। तब मेरा फंक्शन क्या होता है, 1-1। क्लियर, ये है बुकीज लैंग्वेज कि हमें इनको ऐसे सोल्व करना पड़ता है। अब जो ये एग्जाम्पल लिया था, अगर हमें इसको सोल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं एक बार, ठीक है, बुक लैंग्वेज में। फिर बात करेंगे डायरेक्ट शॉर्टकट में कि कैसे होगा। देखो क्या कहा था कि मैं क्या ले लेता हूँ, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 ले लेता हूँ। तो इसके लिए मैंने मान लिया कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 इक्वल है। तो f ऑफ x1 क्या माना मैंने, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 अगर x की जगह x1 रखेंगे तो ये क्या आएगा, 3x1 प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा 3x2 प्लस 2, ठीक है। 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या, 3x1 इज इक्वल टू 3x2, ये बच गया मेरे पास। 3 से 3 को भी कैंसिल कर दीजिए, क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2। ये लेकर चले हैं, ये अगर आ गया तो हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन कैसा है, 1-1 फंक्शन है। तो ये फंक्शन कैसा हुआ मेरा, 1-1 फंक्शन हुआ, 1-1 फंक्शन, ठीक है। कैसा फंक्शन हुआ ये, 1-1 फंक्शन। क्लियर ये चीज़, ये है बुकीज लैंग्वेज की बुक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर मुझे इसको सोल्व करना होगा तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब कुछ एक पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ कि जिनके थ्रू हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि फंक्शन देखने से कि फंक्शन 1-1 है या नहीं है, ठीक है। देखिए 1-1 फंक्शन के केस में फर्स्ट नोट में पहला जो पॉइंट है वो क्या है, अगर मेरा फंक्शन जो ये f ऑफ x गिवन है ये क्या हो, लीनियर हो, क्या हो, ये लीनियर हो, ठीक है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली
तो ये क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। मोस्ट फ्रीक्वेंटली की बजाय आप डायरेक्ट ही ये बोल दीजिए कि अगर ऐसा है तो फंक्शन मेरा कैसा होगा, 1 1 फंक्शन होगा। अगर फंक्शन लीनियर है, जैसे अभी बात की थी, फंक्शन क्या लिया था हमने, f(x) = 3x + 2, यानी जब मेरा क्वेश्चन फंक्शन जब किस में आएगा, लीनियर में आएगा। लीनियर यानी x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, या ये कहें यहाँ पर लीनियर की बजाय आप मेन वर्डिंग यूज कीजिए कि ओड में आएगा। किस में आएगा, ओड पावर में आएगा, ओड पावर में, तब भी मेरा फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। तब भी मेरा फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। क्लियर। सेकंड पॉइंट, अगर f(x) आ जाए किस में, इवन पावर में, किस में आ जाए, इवन पावर में, ठीक है, तो यहां पर आपको एक छोटी सी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। कंडीशन क्या कहती है फिर यहां पर, कि अगर इवन पावर आई है तो एक बार ये देख लीजिए कि फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन है। अगर फंक्शन रियल से रियल डिफाइन है, या फंक्शन इंटीजर टू इंटीजर डिफाइन है, ठीक है, या दूसरी भाषा में समझें कि फंक्शन के अंदर ये जो इंटरवल मैंने लिया, ओपन इंटरवल कहें या क्लोज्ड इंटरवल कहें, यानी जो ये सेट ए है, ठीक है, इसके अंदर कुछ नेगेटिव नंबर्स भी हैं। क्या है, नेगेटिव नंबर्स भी हैं, हैव सम नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, कुछ नेगेटिव नंबर्स भी हैं, और फिर किसी सेट बी पर डिफाइन। अगर यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स हैं तो इस केस में तो आपको थोड़ा सा चेक भी करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा चेक कीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर ये बड़ा सा दे दिया, जैसे पूरा R दे दिया या पूरा Z दे दिया, ये अगर आ गया तो कंफर्म है इवन पावर है, और ऐसा आ गया तो कंफर्म है कि ये 1 1 नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि अगर ऐसा आया है, ऐसा आया तो 1 1 नहीं होगा। यहाँ पर भी 1 1 होने के चांसेस 90% हैं, लेकिन कई बार ये इतनी कम नेगेटिव दे देता है जिस पे हमारी डेफिनेशन थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है, लेकिन मोस्टली चांसेस यही रहेंगे। इसमें भी 90% चांसेस यहाँ भी ऐसे होंगे कि ये 1 1 का केस नहीं बनाएगा, ठीक है। बात को समझे, यानी जहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव नंबर्स आए हैं, बहुत सारे पॉजिटिव नंबर्स आए, जैसे रियल नंबर आ गया, इंटीजर आ गया, और फिर पावर किस में आ जाए, इवन में आ जाए, तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल दो कि ये 1 1 नहीं है, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर सेट, यहाँ पर नेगेटिव नंबर से मेरा मतलब क्या था कि यहाँ पर जो नेगेटिव नंबर्स लिए अगर वो बिल्कुल ही लिमिटेड आ गए तो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत सारे आ गए इसके अंदर, जैसे ए की बात करें, जिसमें भाई ज़रूरी थोड़ा ही नहीं होता हर बार नेगेटिव पे ही लेके चलेगा, मतलब पूरा रियल नंबर लेगा, यानी f(x) कुछ ऐसे भी तो ले सकता था ना। ये मान लीजिए कि -7 to 7 ले लेता है। मैं इस एक जो ये ए है, ये इस टाइप के सेट की बात कर रहा हूँ, या से कि इस टाइप के इंटरवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब ऐसा होगा, अब इसमें भी कुछ नेगेटिव नंबर्स तो आ गए ना, तो यहाँ पर भी चांसेस हो गए हैं, 90% तो कंफर्म है कि ये 1 1 नहीं होगा, ठीक है, 1 1 नहीं होगा। अगर नेगेटिव नंबर्स के साथ में है ए तो 1 1 होने के चांसेस बहुत कम हैं। क्लियर। अगर ये चीज़ आ जाए पॉजिटिव में, यानी सेकंड पॉइंट, इसी कंडीशन का जो सेकंड पॉइंट है वो क्या कहता है, अगर फंक्शन आ जाए मेरा नेचुरल टू नेचुरल, ठीक है, यानी यहाँ कोई नेगेटिव नंबर नहीं है। क्या नहीं है, नेगेटिव नंबर नहीं है। क्लियर है, नेगेटिव नंबर नहीं है, तो भाई पावर इवन आए मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये फंक्शन फिर 1 1 होगा भाई, सीधी सी बात है, फिर ये 1 1 होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल उठाइए जिसमें ए सेट बी क्या हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो, बी भी क्या हो जिसमें बी में कुछ हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ए के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हैं, तो अगर आप उसकी इवन पावर के साथ में जाएंगे तो वो आपको 1 1 फंक्शन मिलेगा, ठीक है। कैसा फंक्शन मिलेगा, वो 1 1 फंक्शन। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स बहुत सारे आ रहे हैं, पावर इवन है, तो क्या मिलेगा, 1 1 नहीं मिलेगा, वो मैनी 1 होता है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आए, जो पहला सेट है मेरा चाइल्ड सेट, उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आए और पावर क्या आ गई, इवन आ गई,
तो वो 1 1 नहीं, सॉरी वो फिर हमेशा 1 1 होगा, ठीक है, वो फिर इसमें 1 1 होगा और इधर 1 1 नहीं होगा। क्लियर? ये थे कुछ एक पॉइंट। अगर यहीं पे मैं बात कर लूँ साथ के साथ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे स्पेशल फंक्शन की अगर बात करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फिर यहीं पे बात करें साथ में मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है, ठीक है, ये तो 1 1 नहीं होगा, इसको तो पहले ही काट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 1 नहीं होगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 1 नहीं होगा। मॉडुलस के अंदर आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मॉडुलस के अंदर भी वही केस आ गया है भाई, 90% चांसेस तो आपके ऐसे ही हो गए हैं कि वो 1 1 नहीं होगा। 90% चांसेस ऐसे हो गए कि वो 1 1 नहीं होगा मॉडुलस। लेकिन वो 90 में भी कंडीशन क्या है? कंडीशन वो यही है कि जो ए सेट है, यहाँ पर जब मैं इस फंक्शन को डिफाइन करूँगा तो ए टू बी मान लो कि कोई भी डिफाइन हुआ है, इसके अंदर कुछ एक नेगेटिव टर्म्स आने चाहिए, ठीक है, यानी ये थोड़ा सा हमें चेक करना पड़ता है। हालांकि मोस्ट ऑफ केसेस में ये नहीं होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा हमें, ठीक है। इवन पावर आ गई, पावर देखते ही मैंने ये देखा कि पहले वाले जो इंटरवल है वो बहुत सारे नेगेटिव नंबर्स के साथ है, तो डायरेक्ट बोल दो कि ये 1 1 नहीं है, ठीक है। अगर पॉजिटिव आए, इवन पावर है और सिर्फ पॉजिटिव आए, तो कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट बोल दो कि ये 1 1 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आया, कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट बोल दो 1 1 नहीं है। मॉडुलस फंक्शन आया तो थोड़ा सा हल्का सा हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये था हमारे पास 1 1 फंक्शन से रिलेटेड। क्लियर? नेक्स्ट टाइप है हमारी मैनी वन। मैनी वन क्या होता है? वो फंक्शन जो 1 1 नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे? मैनी वन फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? मैनी वन फंक्शन। मतलब कि जैसे हमने लास्ट में किया था भाई, ये तो मेरे पास क्या आ गया? चाइल्ड आ गया। ये क्या आ गया? मदर आ गई, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो है भाई कम से कम 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके पास इमेज सेम है, कम से कम मेरे पास 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके पास क्या है? सेम इमेज है, यानी कम से कम 2 बच्चे ऐसे हैं जिनकी मदर क्या है? सेम है, तो इसको क्या कहेंगे? मैनी वन फंक्शन। क्या कहेंगे इसको? मैनी वन फंक्शन। मैनी वन, देखो नाम से भी क्लियर है, मैनी मतलब एक से ज़्यादा, वन मतलब एक। भाई 2 या 2 से ज़्यादा बच्चों की एक अगर मदर आ जाएगी तो उसको क्या कहेंगे? मैनी वन फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? मैनी वन फंक्शन। यानी जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा तो वो अपने आप ही क्या बन जाएगा? मैनी वन बन जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा मैनी वन में करने का कुछ नहीं होता बस। अगर बुक लैंग्वेज की बात करें तो बुक क्या कहेगी कि लेट किया मैंने कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, और यहाँ पर मैं शो कर दूँ क्या कि x1 डज नॉट इक्वल टू x2, तो ये कैसा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन। यानी मैनी वन को हम कभी भी नहीं चेक करते, हम चेक करते हैं 1 1 को। अगर 1 1 है तो सही है, 1 1 नहीं है तो वो मैनी वन अपने आप बनेगा। क्लियर हुआ? ये है हमारे पास सेकेंड टाइप, मैनी वन फंक्शन। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ऑन टू फंक्शन। 2 हमने डिस्कस कर लिए, थर्ड हमारे पास क्या आ गया? ऑन टू फंक्शन। अब जो ऑन टू फंक्शन देखो, इनटू और मैनी वन, सॉरी 1 1 एंड मैनी वन, ये कंडीशन चेक करते हैं किसके लिए? चाइल्ड के लिए। किसके लिए चेक करते हैं ये? चाइल्ड के लिए। अब जो स्टार्ट हुआ है ऑन टू और इनटू, ये कंडीशन चेक करते हैं किस पर? मदर पर। किस पर चेक करेंगे? ये मदर सेट पे, ठीक है। तो ऑन टू क्या कहता है? ये कहता है कि प्रत्येक मदर के पास, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक मदर के पास उसका कम से कम एक चाइल्ड होना चाहिए। प्रत्येक मदर का कोई ना कोई चाइल्ड होना चाहिए। एक से ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं है, चलेंगे, लेकिन प्रत्येक के पास होना चाहिए। अगर ऐसा है, अब यहाँ पर देखें तो इन तीनों मदर्स के पास उनके चाइल्ड हैं, इट मीन्स ये कैसा फंक्शन है? ये वो ऑन टू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये? ऑन टू फंक्शन है। लेकिन अगर मैं यहीं पे एक मदर को और इंक्लूड कर दूं, ठीक है, जिसके पास कोई चाइल्ड नहीं है, तो अब ये किसका केस बन जाएगा? इनटू का बन जाएगा। ये कैसा फंक्शन बन जाएगा?
इनटू फंक्शन बन जाएगा। क्या कहा कि प्रत्येक मदर के पास उसका कोई चाइल्ड है तो वो ओन टू है। अगर कोई मदर ऐसी आ गई, एक भी मदर मुझे ऐसी मिल गई जिसका उधर चाइल्ड नहीं है, ठीक है, यानी कोई भी एलिमेंट y के अंदर ऐसा आ गया, अगर मैं इसको x बोलता हूँ, इसको y बोलता हूँ, कि y के अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा आ गया जिसकी इधर परी इमेज नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे कि वो 1 1 नहीं है, नहीं है जिसकी, तो वो सॉरी 1 1 नहीं, उसको क्या कहेंगे ओन टू नहीं है। वो ओन टू नहीं है तो वो अपने आप क्या बनेगा, फिर इनटू बन जाएगा। ठीक है, एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसकी इधर पर इमेज नहीं है तो वो कैसा फंक्शन होगा, इनटू। अगर सभी की है, जितने एलिमेंट है y के अंदर सभी की अगर इधर क्या है, पर इमेज है, तो वो कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। कैसा होगा, वो ऑन टू फंक्शन होगा। क्लियर। अब एक कंडीशन तो देखो यहीं पे चेक हो जाएगी कि ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू होने के लिए सबसे जरूरी कंडीशन क्या हुई कि जो y का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ y, वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए ऑर्डर ऑफ x से, इक्वल होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि यहाँ पर तो ये लो, कितनी सारी मदर लगा दी मैंने, ठीक है। अब अगर इसके अंदर यानी x के अंदर अगर चाइल्ड कम है, तो अगर मैं सबको अलग अलग भी लेकर चलता हूँ तब भी ये 2 मदर तो ऐसी बच गई ना जिनके पास कोई चाइल्ड नहीं है। ठीक है, इट मीन्स ऐसा केस आते ही तो ये क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। मैं बात किसकी कर रहा हूँ, ऑन टू। यानी ऑन टू के लिए सबसे जरूरी कंडीशन क्या आ गई कि भाई जो मदर सेट का ऑर्डर है वो चाइल्ड सेट के ऑर्डर के या तो इक्वल होगा या उससे कम होगा। क्लियर। उससे कम होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर तो चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई है नहीं रिलेट करने वाला, ये किसी ना किसी के साथ रिलेट कर ही जाएगा। ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे एलिमेंट बेशक अगर कम हो, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ मैंने 2 एलिमेंट लिए, यहाँ पर मैं 4 एलिमेंट ले, ऐसा भी हो सकता है कि ये चारों एलिमेंट एक पे ही रिलेट हो जाएं। तो ये ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन नेसेसरी कंडीशन होती है कि ऐसा होगा तो होने के चांसेस हैं, ऐसा होगा तो होने के चांसेस हैं। अगर ऐसा ही नहीं होगा तो नहीं है, चांसेस ही नहीं है फिर तो। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई फंक्शन है तो उसको क्या कहेंगे, ऑन टू कहेंगे। लेकिन अब बुक लैंग्वेज की अगर बात करें तो बुक क्या कहती है। अब ऐसे तो हम बात को डील नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन हमें इतना ग्राफ बना कर तो नहीं देने वाला है। तो क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, ऑन टू फंक्शन का केस में, कि जो कोडोमेन होती है, कोडोमेन कौन होती है, y। कोडोमेन ऑफ फंक्शन किसके इक्वल होनी चाहिए, रेंज के इक्वल होनी चाहिए। कोडोमेन क्या होती है, कंप्लीट सेट y। रेंज क्या होती है, y के वो एलिमेंट जो x वाले एलिमेंट्स के साथ रिलेट होते हैं। अगर सभी के सभी एलिमेंट रिलेट हो गए तो ऐसा कोई एलिमेंट बचा ही नहीं जिसके पास लिंक ना आया हो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं बचेगा तो जो y है वही एक्चुअल में क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। यानी कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल हो जाए किसी फंक्शन के लिए तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। कैसा, वो ऑन टू। और अगर ऐसा नहीं होता तो उसको क्या कहेंगे कि फंक्शन कैसा है, इनटू है। अब ऑन टू को चेक करना है ना, ये थोड़ा सा एक ये लगाइए, ऑब्जर्वेशन पे बेस है, बस सीधी सी बात है। और ध्यान रखिएगा ऑन टू को साथ में क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे 1 1 को इंजेक्टिव कहा था, इसको क्या कहेंगे, सर्जेक्टिव। कि ये क्या होता है, सर्जेक्टिव। अब क्वेश्चंस में अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस में बुक लैंग्वेज कुछ अलग वे में भी निकालती है चीज़ों को। मान लीजिए कि f ऑफ x इक्वल टू, फिर से वही वाला फंक्शन ले लेते हैं, 3x + 2। ठीक है, अब बुक क्या कहती है, अगर मुझे ऑन टू चेक करना है, मुझे क्या चेक करना है, ऑन टू। ये डिफाइन किस पे था, मैंने किस पे डिफाइन किया था, रियल टू रियल। ठीक है, रियल टू रियल, यानी कि सेपरेट करने के लिए, वैसे है दोनों रियल ही, सेपरेट करने के लिए मैं इसको R1 बोल देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन ना रहे। तो ये कहता है कि पहले आप क्या कीजिए कि जो ये f ऑफ फंक्शन मुझे गिवन है ना, इसकी जगह y लिखो और फंक्शन को एज इट इज लिख लो। ठीक है, और यहां से इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। किसकी वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए। अब
x जो है ये अगर इस टाइप का कोई नंबर है तो ये तो कंफर्म है कि ये रियल नंबर होगा, क्योंकि इमेजिनरी तो ये बन नहीं सकता। इमेजिनरी कब बनता है? जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, अदरवाइज तो पॉसिबिलिटी नहीं है। स्क्वायर रूट है नहीं, इसका मतलब जो ये x की जो ये वैल्यू आई है ये कोई ना कोई रियल नंबर आई है, ठीक है। तो ये यही कहता है कि अब यहां से जब वो डिफाइन करने लगेगा तो वो कैसे कहेगा, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y से मैं यहां पर मेरा मतलब क्या है कि जो पीछे वाला सेट था, y बिलोंग्स टू R1 देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट? इस y के लिए, यानी पीछे वाले जब हम बात करते हैं यहाँ वाले y के लिए कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ एग्जिस्ट करेगा। यहाँ के एलिमेंट को क्या कहते हैं? x, एलिमेंट x, और वो एलिमेंट भी कैसा? इस टाइप का, y-2/3। ये जो एलिमेंट है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R1 देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट x, और ये x किससे बिलोंग करेगा? फर्स्ट वाले R से, ठीक है। x बिलोंग्स टू R सच दैट f ऑफ x, अगर मैं यहां पर निकालने लगता हूं f ऑफ x किसके इक्वल आएगा? निकाल के देख लेते हैं। f ऑफ x की जगह पे क्या रखना है मुझे? ये वाली वैल्यू y2 माइनस y3 y-2/3, यानी ये टर्म आ गई। अब इसको जब मैं फंक्शन के अंदर रखूंगा तो ये क्या बनाएगा? 3 इंटू x की जगह पे क्या रखेंगे? y-2/3 और प्लस 2, 3 से 3 कैंसिल, बच गया क्या? y-2, इससे ये कैंसिल, बच गया क्या? y। अगर ऐसा हो गया बस, हेंस दिस इज ऑन टू। क्या लिखेंगे कि ये कैसा है? ऑन टू है, ठीक है। कैसा लिखेंगे? ये ऑन टू है। अब इतना बड़ा सा देखो, जब क्वेश्चन आपके बेटा MCQs आने हैं, क्योंकि ये क्लासेज जो चल रही है +2 क्लास के लिए चल रही है, मैंने आपको क्या कहा था कि आपका जो पेपर आएगा वो MCQs आएगा, तो मैं इतनी बड़ी सी रामायण करके क्यों दिखाऊंगा? मुझे क्वेश्चन किस में डील करना है? विद इन द सेकेंड्स में डील करना है, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 ही मिनट होंगे। अगर 1-1 ऑन टू दोनों चीज़ें पूछ ली तो इतने बड़े प्रोसीजर से तो बात नहीं बनेगी। यानी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे जाते हैं उनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे, मैंने आपको क्या बताया था कि ध्यान रखिएगा कि ये कैसा फंक्शन है? पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन बताया था ये, और पोलिनोमियल फंक्शन के लिए मैंने आपको रेंज बताई थी कि पोलिनोमियल फंक्शन अगर है और वो भी लीनियर में है, पोलिनोमियल फंक्शन भी लीनियर में है, तो रेंज क्या होगी? इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब ये डिफाइन किस पे था? R पे। यानी कुछ गिवन अगर मैं ये हटा भी दूं, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट इसमें कुछ भी नहीं गिवन है कि ये कहाँ से कहाँ तक है। तो बाय डिफॉल्ट तो हम ये चेक करते कि इसकी डोमेन में आ क्या सकता है। डोमेन में डिनोमिनेटर, यानी डोमेन को चेक करने के मैंने 3 या 4 वे बताए थे। डिनोमिनेटर में 0 नहीं बननी चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, नीचे अगर स्क्वायर रूट बन गया तो वो 0 भी नहीं बनना चाहिए, और फोर्थ आता लोगैरिथमिक से रिलेटेड, ठीक है। डोमेन को हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं वो सारे केसेस। यानी डोमेन अगर कुछ भी नहीं गिवन था तो सबसे पहले मैं क्या चेक करता? इसकी डोमेन। इसकी डोमेन रियल नंबर आ गई। फिर मैं चेक करता अगर ये लीनियर है तो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाएगा। यानी पॉलिनोमियल फंक्शन है, लीनियर में है, तो रेंज क्या रहेगी? -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो जो डोमेन थी और जो कोडोमेन थी और जो रेंज थी वो सब क्या आ गई? रियल टू रियल आ गई। अब अगर कोडोमेन देखेंगे तो इससे बड़ी कोडोमेन तो हो ही नहीं सकती। यानी जो रेंज थी वही मेरी क्या आ गई? कोडोमेन आ गई। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन था? ऑन टू फंक्शन था। कैसा फंक्शन था ये? ऑन टू फंक्शन था। यानी यहां पर भी अगर ध्यान से देखें ना कुछ चीजों को, एक तो ये जो चीज है ना अब ऑन टू, इसमें थोड़ी सी आपको ऑब्जर्वेशन बढ़ानी पड़ेगी बच्चे। ये क्या कहेगा अगर ये आपको बोल दे कि नेचुरल टू नेचुरल, ठीक है, हालांकि इसको पर्टिकुलर केस नहीं है, तो छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करके आप ट्रिकी वे बना सकते हैं। और f ऑफ x इक्वल टू ये बोल दे x स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर। पहले तो ये बताओ क्या ये 1 1 फंक्शन होगा? जल्दी से ये मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये 1 1 फंक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें ऑन टू फंक्शन की, किसकी बात करें? ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या बताया था कि इसको y मान लीजिए, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आ गई? √y। x की वैल्यू क्या आ गई? √y। और ये जो x है, अब जो ये क्या आया है? x। ये x इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए हर केस में। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये हर केस में इसके अंदर बिलोंग करे? अगर मैंने y को 2 रखा तो √2 तो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। इट मीन्स यहीं पे केस क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया कि ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, ये रिजेक्ट हो गया। यानी हर चीज़ें छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन पे बनेंगी। या ये कहें कि जब स्क्वायर में आया है, स्क्वायर में आया है तो इसकी रेंज कैसी बनी होगी? स्क्वायर में आया तो रेंज कैसी बनी होगी? यहाँ से 1 आया तो 1, यहाँ से 2 आया तो क्या आया होगा? जब 2 आएगा तो क्या आएगा? 4, 3 आएगा तो क्या आएगा? 9। यानी रेंज में तो इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। यानी ना तो 2 आया, ना 3 आया, ना यहाँ से 5, ना 6, ना 7। ठीक है, इट मीन्स जो ये कोडोमेन थी और जो ये रेंज थी, ये इक्वल नहीं हो रही है। ना तो कोडोमेन और रेंज इक्वल है, ना ही उधर से चले तो वो वाली चीज़ें। कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं आई तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये 1 1 फंक्शन, सॉरी ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, अगर ऑन टू नहीं है तो ये कौन सा फंक्शन है? फिर ध्यान रखिएगा, अगर ऑन टू नहीं है तो ये कैसा फंक्शन है? इनटू है। कैसा फंक्शन है ये? इनटू फंक्शन है। ऑन टू नहीं है तो कैसा फंक्शन है ये? इनटू फंक्शन। क्लियर? दूसरा, इनमें जो एक क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बन सकता है? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस या नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस या नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस, ऐसे केसेस भी आ सकते हैं। तो नंबर्स के लिए जो, यानी नंबर ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, उसमें एक बार देख जरूर लीजिएगा। वहां से भी एमसीक्यूज क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कि किस सिचुएशन में कितने 1 1 फंक्शन बनेंगे, कितने ऑन टू बनेंगे और कितने बाइजेक्टिव बनेंगे। बाइजेक्टिव यानी अब की बार हमारा क्या आ गया है? बाइजेक्टिव फंक्शन। देखो, इंजेक्टिव क्या था? जो 1 1 था। सरजेक्टिव क्या था? जो ऑन टू था। अब क्या आ गया? बाइजेक्टिव। क्या आ गया? बाइजेक्टिव। ये क्या कहता है कि एक ऐसा फंक्शन जो क्या हो? 1 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो। 1 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो। ऐसे फंक्शन को मैं क्या कहूँगा कि वो कैसा फंक्शन है? बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, और बाइजेक्टिव फंक्शन को कभी कभी ये क्या बोल देता है? 1 1 कोरेस्पोंडेंस। 1 1 कोरेस्पोंडेंस। ठीक है, 1 1 कोरेस्पोंडेंस। क्लियर? इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव। इंजेक्टिव 1 1, सरजेक्टिव ऑन टू, बाइजेक्टिव जो 1 1 भी होगा ऑन टू भी होगा। ठीक है, और 1 बाइजेक्टिव फंक्शन को कई बार वर्डिंग पे यूज कर दिया जाता है 1 1 कोरेस्पोंडेंस। हालांकि ये हायर क्लासेस में ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर सबसे जरूरी क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब आज का एक तो आपका होमवर्क यही है कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूँ f ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 2 ऐसे डिफाइन है। और ये जो फंक्शन था ये कहाँ से कहाँ तक था? f क्या था? ये रियल टू रियल था। f क्या था? रियल टू रियल था। तो आपको ये चेक करके बताना है क्या ये बाइजेक्टिव होगा या नहीं होगा। क्या ये बाइजेक्टिव होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे। अच्छा, सेकंड चीज़ सुनिएगा, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट देखो। जब मैं बाइजेक्टिव चेक करने लगूंगा ना तो मैं क्या चेक करूंगा? 1 1 एंड ऑन टू दोनों चेक करने हैं मुझे। ठीक है, अगर कोई फंक्शन ऐसा आ गया जो 1 1 ही नहीं है, जो 1 1 ही नहीं है, तो पहले ही काट दो, बाइजेक्टिव नहीं है। क्योंकि फिर उसके लिए मुझे ऑन टू चेक करने की नीड नहीं है, क्योंकि दोनों कंडीशन होंगी तब ही मेरा बाइजेक्टिव बनेगा। दोनों कंडीशंस होंगी तब ही मेरा क्या बनेगा? बाइजेक्टिव बनेगा। अदरवाइज बाइजेक्टिव नहीं बन सकता। क्लियर है? अदरवाइज बाइजेक्टिव नहीं बन सकता। ठीक है, अब यहां से एक छोटा सा लास्ट पॉइंट और नोट कीजिएगा। 1 1 फंक्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि x का ऑर्डर क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू होना चाहिए y के ऑर्डर से।
यानी चाइल्ड सेट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए मदर सेट के कंपैरिजन में। किसके लिए, 1 1 फंक्शन के लिए। ऑन टू के लिए मैंने क्या बताया कि भी चाइल्ड सेट का ऑर्डर ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए मदर सेट से, ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए मदर सेट से। तो अगर दोनों को कंबाइन करें, दोनों को क्या कर दें हम, कंबाइन कर दें, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि अगर मेरा कोई सेट ऐसा है, यानी जब मैंने उसको डिफाइन किया है, अगर x और y दोनों की कार्डिनलिटी क्या है, सेम है, दोनों की कार्डिनलिटी क्या है, सेम है, यानी दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, यानी दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम है, तभी वो क्या बनेगा, बाइजेक्टिव बनेगा। अदरवाइज तो वो बाइजेक्टिव बन ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों कंडीशंस को उसको मैच करवाना है ना, तो दोनों तो तभी बनेंगी। भाई क्या होना चाहिए, जो x सेट था और जो y सेट था, दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, तभी दोनों कंडीशन एक साथ अप्लाई होंगी, यानी वो 1 1 भी होगा और वो ऑन टू भी होगा। क्लियर, 1 1 और ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव के लिए कंडीशन क्या है कि जो ऑर्डर है x का वो इक्वल होना चाहिए किसके, ऑर्डर ऑफ y के। ये पहली कंडीशन आ चुकी है, ठीक है। यानी अगर पूरा नहीं चेक किया, मैंने यहाँ पर दे दिया, तब भी सोच सकते हैं अगर यहाँ पर मैं ये कर देता रियल टू नेचुरल, जस्ट 1 मिनट के लिए समझिए, रियल टू नेचुरल, तो अब तो सीधी सी बात है इनकी कार्डिनलिटी सेम नहीं है ना, हटाओ इनको, नहीं हो सकते ये 1 1 ऑन टू, नहीं हो सकते, क्योंकि ऑर्डर सेम ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है वो तो पूरी तरीके से कंटेन होता है किसके अंदर, रियल सेट के अंदर, ठीक है। यानी यहाँ से ये चीजें भी ऑब्जर्व हो जाती हैं, इसी को बोलते हैं ट्रिकी वे, कि हमें ट्रिक पता चल गई। कैसे पता चल गई ट्रिक वे, जब आपने सारी चीज़ों को समझ लिया तो अपने आप बन गई है ट्रिक। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। और साथ के साथ एक लास्ट पॉइंट कि अगर आपसे पूछ ले नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने पॉसिबल होंगे, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर सेम होना तो जरूरी है, ऑर्डर तो सेम होना जरूरी है। मान लेते हैं कि हम दोनों के अंदर n एलिमेंट हैं, भाई इसके भी n एलिमेंट्स हैं और इसमें भी n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने बनेंगे, n फैक्टोरियल बनेंगे। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने बनेंगे, n फैक्टोरियल बनेंगे। क्लियर हुआ, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने बनेंगे, n फैक्टोरियल। बाकी अगर कोई भी नंबर्स चाहिए आपको कि कितने नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे या कितने नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बनेंगे किस केस में, या कितने नंबर ऑफ ऑन टू बनेंगे, तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, शायद 12 मिनट्स के आसपास की होगी वो, ठीक है। आप उसको देख लीजिएगा, वहाँ से भी चांसेस है कि MCQs क्वेश्चन निकल जाए। ओके, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और साथ के साथ जो मैंने ये क्वेश्चन दिया है, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। ओके, बाय, जय हिंद।